नमस्कार, स्वागत है आपका। बुलेटिन में सबसे पहले आपको सीएम त्रिवेंद्र की हेल्थ अपडेट दे देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। अगले 1 या 2 दिन में सीएम की दोबारा से कोविड की जांच होगी। मुख्यमंत्री फिलहाल एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स की निगरानी में है और अभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल पहले से बेहतर है। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगले 1 से 2 दिनों में उनकी दोबारा से कोविड की जांच होगी। रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि सीएम को कब डिस्चार्ज किया जाएगा। और इन सब के बीच सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेशवासियों को नए साल के आगमन पर शुभकामनाएं भी दी हैं और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। सीएम ने कहा है कि नया साल आशा और ऊर्जा का संचार करेगा। 2020 में पूरी दुनिया कोरोना से संघर्ष में लगी रही, लेकिन पीएम मोदी के सही फैसलों से देश में स्थिति संभली। वहीं सीएम ने हरिद्वार कुंभ को लेकर कहा है कि नए साल में संतों के आशीर्वाद से भव्य और दिव्य कुंभ होगा। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार से मेरी प्रार्थना है कि नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अनंत सफलताएं लेकर आए। सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रारंभ से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। अब तक के 4.25 वर्ष के कार्यकाल में हमने राज्य के चहुमुखी विकास, पारदर्शी शासन पर फोकस किया। इस दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया तथा किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया। इस वर्ष हमने गैरसैंण को गृह राजधानी बनाने और डोबरा चांटी पुल के निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के साथ ही हमारे प्रदेश ने भी न सिर्फ विकास की सीढ़ियां चढ़ी, समाज के हर वर्ग के हितों की भी रक्षा की है। हमारी सरकार ने बातें कम, काम ज्यादा की तर्ज पर इस वर्ष तेजी से विकास कार्य किया। साथ ही यह प्रयास किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्मों के पात्र लोगों को मिले। इस साल कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी का भी प्रकोप रहा, जिसका आप सभी के सहयोग से हमने योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला किया। देवभूमि उत्तराखंड की देश और दुनिया में अलग छवि है। सदियों से यहाँ शांति और सद्भाव के माहौल रहा है और आप सभी के सहयोग से हम इसे सदैव कायम रखेंगे। इस वर्ष में हमारे सामने कुंभ का सफल आयोजन, कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण जैसी चुनौतियां हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इन चुनौतियों को भी सफलता से पार कर लेंगे। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को राज्य में कोरोना के 304 नए केस आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें देहरादून में 99 और नैनीताल में 108 नए केस सामने आए हैं। दुनिया में कोहराम मचाने वाले इस वायरस ने उत्तराखंड में साल 2020 के आखिरी दिन तक 90,900 लोगों को अपनी चपेट में लिया, जिनमें करीब 83,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,700 का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं 1,509 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी, जबकि कोरोना से सही होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 91% है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कोरोना के केस सामने आए हैं। खासतौर पर 4 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में अभी भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि संक्रमण को देखते हुए पाबंदियों पर डीएम फैसला ले सकते हैं। जिलों में नाइट कर्फ्यू को लेकर भी डीएम फैसला ले सकते हैं। हालांकि मुख्य सचिव ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नए साल को लेकर जरूरी पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ का गंगोलीहाट बाजार कोरोना संक्रमण के चलते हफ्ते भर के लिए बंद किया जाएगा। नए साल के पहले दिन से 7 दिनों के लिए बाजार को पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला लिया गया है। बीते कुछ दिनों से गंगोलीहाट और उससे सटे इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों में खासा इजाफा हुआ है। जिले के 80% मामले सिर्फ गंगोलीहाट में मिल रहे हैं। इससे पहले भी 2 दिनों के लिए गंगोलीहाट बाजार को बंद किया गया था।
गंगोलियाट में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, तो कल से वहां पर फिर से एक तरह का बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट घोषित करते हुए बाजार बंद कराया जा रहा है। एक हफ्ते के लिए बाजार पूरी तरह बंद कराया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का तबादला हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस का तबादला हो गया है। जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत का तबादला हिमाचल हुआ है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। उत्तराखंड के वन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात करते हैं। वन विभाग को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी शुक्रवार को फॉरेस्ट चीफ का चार्ज लेंगे। 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर तैनात थे। आज फॉरेस्ट चीफ रंजना काला रिटायर हुई हैं। उनकी जगह अब भरतरी वन विभाग के चीफ बने हैं। अल्मोड़ा की चौबटिया में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर राजनीति का मुद्दा बन गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि वो किसी कीमत पर हेडक्वार्टर को शिफ्ट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसलों से उत्तराखंड को खतरा है। वहीं कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कृषि और हॉर्टिकल्चर का एकीकरण हो चुका है। ऐसे में एक विभाग के 2 हेड ऑफिस कैसे हो सकते हैं? निदेशालय को चौबटिया से जो ऐतिहासिक है, अंग्रेजों के समय में स्थापित हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सारे राज्य के लिए मान्यता दे करके रखी, तो छोटे से उत्तराखंड की औद्योगिकी के लिए यदि उसको मान्यता नहीं है, पहली मूर्खता तो ये की जा रही है कि कृषि और उद्यान विभाग दोनों का एकीकरण किया जा रहा है, जो कृषि के लिए भी घातक होगा और उद्यान के लिए भी घातक होगा। रावत जी एक प्रोवोक करना चाहते हो हमको कि हम उद्यान का निदेशालय वहां से हटा दें, क्योंकि रावत जी का पर्वतीय क्षेत्र के प्रति, राज्य के प्रति प्रेम मुख्यमंत्री रहते हुए दिखाई दिया। जब उन्होंने कहा कि मंत्री बन जाओ और 25-30 करोड़ रुपए लूट लो और मैं आंखें बंद रखूंगा, तो ये उत्तराखंड के प्रति उनका प्रेम का स्पष्ट उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये है कि जो व्यक्ति पिथौरागढ़ से निकल के, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से निकल के पहली बार 1980 में सांसद बने और सांसद बनने के बाद मुड़ के कभी पहाड़ की तरफ नहीं देखा और दिल्ली में बसंत कुंज में अपना स्थायी निवास बना लिया। हरिद्वार से देहरादून आने वाले यात्रियों को अब डोईवाला और भनियावाला में जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। लच्छीवाला और भनियावाला के बीच बन रहा दून हरिद्वार 4 लेन 31 जनवरी तक तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद डोईवाला भनियावाला में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन 31 जनवरी तक प्रत्येक दशा में केवल एक जगह को छोड़कर दूधाधारी तिराहे के पास, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर का एक्सटेंशन होना है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूर्ण रूप से उस पर गाड़ियाँ चलने लगेंगी। कोरोना काल की अपनी परेशानियां रही हैं, लेकिन इसी कोरोना काल में ई गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी तेजी से आगे बढ़ा है, खासकर तब जब ये काम बीते 20 सालों में नहीं हो पाया था। कोरोना काल के चंद महीनों में सचिवालय से लेकर कई डिपार्टमेंट तक ई ऑफिस में कन्वर्ट हो गए। कोरोना काल के दौरान भी सचिवालय में लगातार बेहतरीन काम हुए हैं। जिन फाइलों को पहले महीनों एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में लग जाते थे, वो अब ई ऑफिस से जल्द हो रहे हैं। इसे कोरोना काल का इम्पैक्ट कहें या फिर समय की जरूरत, उत्तराखंड ने ई ऑफिस प्रणाली को तेजी के साथ एक्सेप्ट किया। कोरोना काल में सचिवालय के 154 में से 148 अनुभागों में ऑनलाइन कामकाज शुरू हो गया। वर्तमान में करीब 4000 फाइलें ई ऑफिस के जरिए संचालित हो रही हैं। इसके अलावा 59 में से 54 डिपार्टमेंट ने भी ई ऑफिस के तहत काम करना शुरू कर दिया है। वन विभाग है, तो वन विभाग भी में पे भी वहाँ पे इस समय 70-80% काम जो है वो भी ऑनलाइन वहाँ पर भी हो चुका है। तो वहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि अगला जनवरी माह में वहाँ पर भी 100% वो भी ऑनलाइन हो चुका होगा। धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो जाएंगे, तो फाइलों के निस्तारण में बड़ी आसानी आ जाएगी, जनता को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सचिवालय प्रशासन और शहरी विकास जैसे वो टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो ई ऑफिस के जरिए अभी तक सर्वाधिक फाइलों का निस्तारण कर चुके हैं। सरकार की मंशा है कि अब नए प्रकरणों में ई फाइलों को ही प्राथमिकता दी जाए। आज हमारी चाहे भारत सरकार की बैठ के, राज्य सरकार की बैठ के, यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो हमारे सारे विभाग ई डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए और हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी की है। ई कैबिनेट, पेपरलेस कैबिनेट, अब विधानसभा पेपरलेस होने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम
देश में हुआ है। खासकर गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ई ऑफिस का महत्व और भी बढ़ गया है। उत्तराखंड में आने वाले समय में सरकारी कामकाज एक हद तक पेपरलेस हो जाएगा। इससे फाइलों कागजों का अनावश्यक खर्च तो बचेगा ही, फाइलों का मूवमेंट तेज होगा और अफसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो सकेगी। देहरादून से सुनील नप्रभा, न्यूज़ 18। 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी नए साल में 3 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रदेश भर में बनाए गए 2500 शक्ति केंद्रों पर समीक्षा मीटिंग करने जा रही है। प्रत्येक शक्ति केंद्र पर वहां के बूथों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए बीजेपी समीक्षा मीटिंग में जाने वाले पार्टी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग भी दे रही है। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में देहरादून महानगर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद सभी जिलों में वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्य योजना की एक बैठक की आमंत्रित की गई, जिसमें हमारे 23,364 जो शक्ति केंद्र पूरे प्रदेश में है उस पर प्रशिक्षण देंगे, उस पर कार्यकर्ताओं को एक मजबूती देने का काम करेंगे। इसीलिए आज ये योजना बैठक बुलाई और वरिष्ठतम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। कहा जाता है कि देश की राजनीति का ककहरा छात्र राजनीति में ही पढ़ा जाता है। यही वजह है कि 2022 के लिए कई ऐसे चेहरे चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं जो छात्र राजनीति में बीते कुछ सालों में सक्रिय रहे हैं और किसी एक पार्टी नहीं बल्कि सभी मुख्य पार्टियों की नजर इन युवाओं पर है। कॉलेज पॉलिटिक्स में एबीवीपी, एनएसयूआई और आर्यन ग्रुप में कभी अध्यक्ष, सदस्य या महामंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले युवा भी 2022 में चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। अलग अलग पार्टी से जुड़कर ये युवा अपनी चुनावी किस्मत आजमाने की फिराक में हैं। विधानसभा में मीटिंग से लेकर ब्लॉक स्तर पर मुद्दों को भुनाने की जोर आजमाइश जोरों पर है। पार्टी में दी जा रही जिम्मेदारी संभालने में भी एक्टिवनेस देखी जा सकती है। के छात्र संगठन में विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से निकले हैं तो राजनीतिक रूप से हम लोग की सक्रियता तो रहती है और विभिन्न प्रकार का जो प्रशिक्षण है हम लोग प्राप्त करते ही हैं। और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस प्रकार का राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिभा के साथ समाज के बीच सक्रिय रह सके, उसी के निमित्त लगातार कार्य करते हैं। और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, और ये चरितार्थ भी होती रही है। अनेक अवसरों पर देखिए, मैंने 90 के दशक में जो हमने मूवमेंट देखा, बड़ा छात्र आंदोलन देखा, उसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा, उसके बाद उत्तराखंड का आंदोलन देखा, नौजवानों ने दिशा दशा बदलने का काम हिंदुस्तान में किया। छात्र राजनीति को करीब से देखने वाले भी मानते हैं कि इस पार्टी से यूथ का जुड़ना एक नई सोच का विस्तार लेना है। हर पार्टी यूथ को साथ लेकर काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम अपने युवा नेतृत्व को विकसित करने की कार्य प्रणाली को भी लेकर के चलते हैं। तो युवाओं का जितना अधिक राजनीति में पदार्पण होगा, एक सोच वाले युवक, एक ध्येय वाले युवक जब आएंगे राजनीति में, तो राजनीति और अच्छी होती है। कॉलेज की सक्रियता और जनता के दिल में उतरना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये भी सच है कि पार्टी के एजेंडे में जो फिट है वही नेता हिट भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर पंचाचूली की तलहटी में आग लगी हुई है। ये माना जा रहा है कि शिकारियों ने दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार करने के लिए ये आग लगाई है। सर्दियों के सीजन में शिकारियों और तस्करों की नज़र हिमालयी वन्य जीवों पर रहती है। पंचाचूली के साथ ही कुछ अन्य जंगलों में भी आग धधक रही है। इस साल अभी तक बारिश नहीं हो पाई है, जिसके चलते आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसकर ये आग वन पंचायतों में लग रही है और वन पंचायत के सरपंचों को भी समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो अपने स्तर से भी अवेयरनेस प्रोग्राम करें। जहां पर आग लग रही है हमारे आदमी पहुंच करके उसको बुझा रहे हैं। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते एक बड़ी खबर की। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी। 10 जून तक परीक्षा चलेगी। उससे पहले 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 15 जुलाई तक रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी। 10 जून तक की परीक्षाएं चलेंगी। उसके बाद
15 जुलाई तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को रद्द करने के मामले में शिक्षा विभाग ने अपना आदेश वापस ले लिया है। 24 दिसंबर को विभाग ने छुट्टियां कैंसिल करने का आदेश दिया था, जिसका शिक्षकों ने विरोध किया था। फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने के पीछे बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए फैसला बताया था, लेकिन टीचर इसका विरोध कर रहे थे। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा से फ्री कर दिया है। यानी दूसरे नेटवर्क पर सभी कॉल बिल्कुल फ्री हो पाएंगे। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थे, लेकिन IUC चार्ज की वजह से कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल से मोबाइल कॉल करने पर IUC लगाने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी थी। इसकी वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू कर दिया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर ये चार्ज नहीं लेगा तो वो भी ग्राहक लेगी। इस खबर के बाद एयरटेल के शेयर्स में गिरावट देखी गई है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा पाएं। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।